दुनिया की दो प्रमुख इकोनॉमी और एशिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देश इंडिया और चाइना हाल ही में ग्लोबल साउथ के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और इसमें योगदान दे रहे हैं। उनके प्रयास जबकि विकासशील देशों का समर्थन करने के उद्देश्य से है, उनका जियोपॉलिटिकल प्रभाव का विस्तार करने की उनकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। क्योंकि दोनों देश ग्लोबल साउथ को लीड करना जारी रखते हैं, इसलिए उनकी पूरक भूमिकाएं विकासशील देशों को रणनीतिक रूप से लाभ उठाने का मौका देती है। ऐसा समझा जा रहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई मीटिंग से ग्लोबल साउथ का समर्थन करने वाले अधिक कोऑपरेटिव प्रयासों को जन्म दे सकती है। इस पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है भारत के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर गीता कोछड़। प्रोफेसर गीता कोछड़ चीन मामलों की जानकार है, नेशन स्टेट डायलॉग की होस्ट और फाउंडर है। देखिए ये खास चर्चा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं और ग्लोबल साउथ के देशों के सामने जो चैलेंजेस हैं वो कौन से हैं? ग्लोबल साउथ जो है दुनिया भर के विभिन्न देशों को संदर्भित करता है, जिनमें कभी कभी विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को छोड़कर अफ्रीका, एशिया शामिल है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर ओशनिया भी शामिल है। ये शब्द अगर देखें तो 1969 में एक अमेरिकी लेखक है कार्ल ओगलस्पे ने इन्होंने इजाद किया था और 1970 के दशक में नई आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आह्वान के साथ तीसरी दुनिया के जो देश थे उनका ये एक पर्यायवाची शब्द बनकर बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इससे अक्सर ब्रांड लाइन एक होते हैं, ब्रांड लाइन, इसे जोड़ा जाता है जो कि मेक्सिको के उत्तर से लेकर अफ्रीका और मध्य पूर्व और भारत और चीन के आर पार जाती है। और अगर आप इनकी चुनौतियों की बात करें तो ये सारे देशों में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि अधिकांश जो दक्षिण देशों में उनके जो जीवन स्तर में बहुत कमी है, जिसमें कम आय, उच्च स्तर की गरीबी, उच्च जनसंख्या, बड़ी वृद्धि दर, अपर्याप्त आवास और सीमित शैक्षिक अवसर और अपर्याप्त स्वास्थ्य प्रणाली और भारी कर्ज, बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सब शामिल हैं। और आजकल के हिसाब से देखा जाए तो एक और समस्या जो बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं इन सब देशों में है, वो है एक तो बुनियादी ढांचा जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। मैम, इंडिया और चाइना के बीच जो कोऑपरेटिव रिलेशंस है उससे ग्लोबल साउथ के देशों को किस तरह से बेनिफिट पहुंच सकता है? देखिए, भारत और चीन जो हैं दोनों इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश हैं अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। और अगर जियोपॉलिटिक्स के उससे देखेंगे, नजरिए से देखेंगे, तो इनके बीच में जो सहयोग है मेरे ख्याल से विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन में मदद कर सकता है। इसलिए अगर इन दोनों देशों में कोई संयुक्त प्रयास हो जिससे कि विकास के वैश्विक मुद्दों को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो एक सहमति है, जो मेरे हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है तो ये दोनों में जो है मिल के देश जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के और क्लाइमेट चेंज के इन सब सारे मुद्दों को ये दूर कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य एक और ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए ये दोनों देश जो है सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो है अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक विषय बन रहा है पूरे दुनिया में। तो अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो मेरे ख्याल से इस स्तर पर भी बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है दोनों देशों का। मैम, ग्लोबल साउथ के प्रति इंडिया का अप्रोच चाइना के अप्रोच से कितना अलग और कितना सेम है? देखिए, भारत के मुद्दे भी चीन के जैसे ही हैं, कि जैसे मैंने बताया कि दोनों के समान तरीके हैं, मतलब जनसंख्या एक जैसे ज्यादा है, उन लोगों का मतलब जो भारत में चुनौतियां आ रही हैं वही चीन में चुनौतियां आई हैं। लेकिन अगर बुनियादी ढांचे की बात करें या गरीबी की बात करें तो मेरे ख्याल से चीन अब बहुत आगे निकल गया। भारत जो है अभी भी इसमें अधिक समस्या का सामना कर रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत बड़े मुद्दे हैं अभी भी। चीन ने काफी इस स्तर पर काम किया है। G20 शिखर जो हुआ था ब्राजील में, उसमें चीन ने ग्लोबल साउथ का समर्थन करने के लिए 8 पहलों का अनावरण किया था, और जिसमें प्रौद्योगिक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना और गरीबी को कम करना,
खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन, इन सब में सहयोग की बात की थी। तो ये सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे तो अलग हैं, भारत के अलग हैं, चीन के अलग हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसे हम बोलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दो मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि दोनों देश बात कर रहे हैं और दोनों देश इसी अप्रोच में इनकी सिमिलैरिटी मुझे ज्यादा नजर आती है। चाइना के मॉडर्नाइजेशन के रास्ते को किस तरह से देखते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि ये ग्लोबल साउथ के लिए एक मॉडल के रूप में काम करता है? हाँ, मॉडर्नाइजेशन जो है मेरे ख्याल से चीन में अगर देखें, मॉडर्नाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। मेरे ख्याल से 1980 के दशक से ही अगर आप देखेंगे तो मॉडर्नाइजेशन जो है एक फोकस में रहा है, और चीन ने इसमें सफलता जो पाई है, मतलब वो उल्लेखनीय है ना। खास करके अगर बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात करें और घोर गरीबी को जड़ से खत्म करने की बात करें, एक्सट्रीम पॉवर्टी को हटाने की बात करते हैं, तो इन दोनों मुद्दों पे चीन ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे देश इसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और सामाजिक परिवेश के चलते हम ये नहीं कह सकते कि जो चीन का मॉडल है वो सारी दूसरे देश जो हैं उसको वैसे को वैसे अपना सकती हैं और दोहरा सकती हैं, क्योंकि हर कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम अलग होता है, सोशल एनवायरनमेंट अलग होता है। तो चीन का कुछ अलग है और बाकी सारे देशों का अलग है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या अगर आप कुछ चुनौतियों की बात करते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आ रही हैं, इन सब में बहुत कुछ चीन से सीखा जा सकता है। और ग्लोबल साउथ के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसको एक मार्गदर्शक की तरह से लेकर इस पाथ पे चल सकते हैं, इस मॉडल को अपना सकते हैं। लेकिन कंप्लीट मॉडल का एक कॉपी करके उसी तरीके से करना मेरे ख्याल से ये मुश्किल होगा हर देश के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।